और बड़ी खबर, उमेश पाल हत्याकांड में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। 5 लाख के इनामी शूटर मोहम्मद गुलाम के घर को बुलडोजर ने मटिया मेट कर दिया। 5 लाख के इनामी शूटर का तो पता नहीं चला, लेकिन घर पर बुलडोजर जरूर गरजता नजर आ रहा है। इससे पहले प्रयागराज से लेकर दूसरे कई शहरों में बुलडोजर अवैध ठिकानों को मटिया मेट कर चुका है। सीसीटीवी में शूटर गुलाम साफ साफ दिख रहा है और अब उसके परिवार का कहना है कि वो घर गिराया गया है, उससे गुलाम का लेना देना नहीं है। परिवार गुलाम से पल्ला झाड़ चुका है। ये तो कह रहे हैं कि एनकाउंटर हो भी जाए, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। संतोष शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संतोष, अभी भी चल रहा है बुलडोजर का एक्शन? देखिए, बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जो सामने नगर निगम प्रयागराज की जेसीबी मशीन आपको दिखाई पड़ रही है, ये मोहम्मद गुलाम के घर के अंदर निस्तो नाबूद कर रही है। मोहम्मद गुलाम के घर को अब पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया गया है और ये पूरे करीब 3 जेसीबी मशीनें लगाई गई और 3 जेसीबी मशीनें लगाने के बाद ये कार्रवाई की गई है। तो देखा जा सकता है कि लगातार जो जमींदोज किया जा रहा है, मिट्टी में मिला देने की कार्रवाई की जा रही है। जो बुलडोजर से एक्शन आज शुरू हुआ, सबसे बड़ी बात कि 3 मार्च के बाद से प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कहीं पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद से लगभग आज 20 मार्च है, यानी कि पूरे 17 दिन बाद जब एक्शन शुरू हुआ प्रयागराज विकास प्राधिकरण का, तो उसकी शुरुआत होती है उमेश पाल हत्याकांड के शूटर 5 लाख के इनामी मोहम्मद गुलाम के घर से। मोहम्मद गुलाम का ये घर है, ये पुश्तैनी घर है जिसको जमींदोज किया गया। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की हालांकि ये कार्रवाई बताई गई। विकास प्राधिकरण का कहना है कि ये पूरा मकान बिना नक्शा पास करवाए बनवाया गया, जिसके बाद प्राधिकरण ने इन दिनों पर नोटिस दिया और नोटिस देने के बाद ये पूरा मकान जमींदोज कर दिया गया। बिना नक्शा पास करवाए ये मकान बनवाया गया, जिसको कि जमींदोज कर दिया गया। और अब आप देख सकते हैं जो सामने आपको सीधे ये मलबा दिखाई पड़ रहा है, ये पूरा मकान जमींदोज हो गया है। ये पूरा हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वो हिस्सा है जो मोहम्मद गुलाम का मकान बताया गया। ये पुश्तैनी मकान है जहाँ पे मोहम्मद गुलाम की माँ, पिता, उनके भाई रहते हैं। संतोष, आप नजर बनाए रखिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी भेजकर रूल 357 के तहत सदन में लंदन में दिए गए अपने बयान पर सफाई देने का मौका देने की मांग की है। इससे पहले खबर आई थी कि स्पीकर ने राहुल गांधी की मांग को खारिज कर दिया, क्योंकि उन्होंने रूल 357 के तहत सदन में बोलने की इजाजत नहीं मांगी थी। यानी राहुल का आग्रह प्रारूप के चक्कर में फंस गया था और अब राहुल गांधी स्पीकर से रूल 357 के तहत उन्होंने इजाजत मांगी और सूत्रों का कहना है कि सदन में शोरगुल थमने के बाद राहुल को बोलने का मौका मिल सकता है। इस बीच आज सदन में, दोनों सदनों में एक बार फिर से भारी हंगामा देखने को मिला। दोनों सदनों की कार्यवाही आज 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष अडानी के मुद्दे पर हमलावर है तो बीजेपी राहुल गांधी से माफी मांगने की पर अड़ी हुई है। बजट सत्र खत्म होने में अब बस 2 सप्ताह का समय रह गया है। केंद्र सरकार को बजट पारित कराना है। अब तक हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा ठीक से कामकाज वहां नहीं हो पाया है। जो कल उन्होंने कार्रवाई की है राहुल जी के यहाँ, हम उसकी निंदा करते हैं। जो विरोधी दल के बहुत से नेताओं के यहाँ हो रहा है ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग, हम उसकी भी निंदा करते हैं। और इतना जरूर कहना चाहते हैं, चाहे जितना भय, जितना आतंक, आप पुलिस राज कायम कर लो, ये सिर्फ यही बयान कर रहा है कि ये तानाशाही का ट्रेलर है। तानाशाही की पूरी स्टोरी आना अभी बाकी है। हमारा संघर्ष जेपीसी के लिए जारी रहेगा। संसद इसीलिए होती है कि जनता की समस्या उठे, गवर्नमेंट उसमें सही अपना व्यक्त करे। मत लोग जब परेशान हो, गवर्नमेंट की तरफ से कोई बयान ना आए, ये बहुत अजीब स्थिति है। ये पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि इतने गंभीर घोटाले पर सरकार की तरफ से बयान तक कोई नहीं आ रहा। जांच की तो बात समझिए, तो ये दोषी तो है ही कहीं न कहीं। पहली बार हम देख रहे हैं पार्लियामेंट में जेपीसी की मांग पर ट्रेजरी बेंचेस के एमपीज आकर अड़ंगा डालते हैं और हाउस को एडजर्न करते हैं। हम सारे विपक्षी नेताओं पे तो कार्रवाई हो जाती है, हमें सस्पेंड कर दिया जाता है। ये सस्पेंशन इन लोगों के लिए क्यों नहीं लागू होता है जो डिस्टर्ब कर रहे हैं?
राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर बीजेपी हमलावर है और इस बीच राहुल को लेकर विपक्ष में अंदरूनी सिर्फ टव्वल शुरू हो चुकी है। इस बहाने 2024 के लिए विपक्षी मोर्चेबंदी की नई नई बुनियाद रखी जा रही है। कोलकाता में ममता अखिलेश मिले तो बिन कांग्रेस विपक्षी एकता का प्लान बनने लगा। ममता ने मोदी के बहाने राहुल को घेरा तो अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस के लिए धरे का फायदा बीजेपी को मिल रहा है। पार्लामेंट बीजेपी को दिखते ना কেন না তো রাহুল গান্ধী কি নেতা না তো রাহুল গান্ধী মুক্ত থাকলে মোদীকে কেউ করলো কারণ ও রাহুল গান্ধী হচ্ছে মোদী সবচেয়ে বড় পার্টি বললাম না কিসে সবচেয়ে বড় টিআরপি সরকার বলে ममता बनर्जी जो कह रही है ना, ये मोदी की आदेश और निर्देश पे ही कह रही है, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल में भी साबित कर दिए हैं, बल्कि सारे हिंदुस्तान में ये साबित कर दिए हैं कि ममता और मोदी मतलब दीदी और मोदी में एक करार हुई है। ये करार की मकसद ये है कि कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी जी को किसी हालत में इनको तबाह करने का और इनकी छवि को धूमिल करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में पहली बार मोदी जी नारा लगाए थे कि कांग्रेस मुक्त भारत। उस समय ये ममता बनर्जी सही रास्ते पे थे, लेकिन बाद में जब उनकी भतीजे को ईडी दफ्तर में बुलाया गई उसके बाद उनके नारा बदल चुके हैं। अब देखो 9 सितंबर 2021 से नारा बदल चुके हैं सत्तारूढ़ पार्टी बंगाल के ममता बनर्जी के, क्योंकि वो ईडी और सीबीआई से बचना चाहती है। साल वॉलमार्ट के लिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी बाजार बन सकता है। इस मुकाम तक पहुंचने से पहले भारत चीन को पीछे छोड़ने के लिए तैयार है। वॉलमार्ट को ये कामयाबी दिलाने में फ्लिपकार्ट और फोन पे का हाथ है, जिनके दम पर ये रिटेल चेन भारत में छाने के लिए तैयार है। दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी और दुनिया में सबसे ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी देने वाली प्राइवेट कंपनी वॉलमार्ट के कारोबारी नक्शे पर अब भारत अपनी अलग छाप छोड़ने के लिए तैयार है। दरअसल वॉलमार्ट के लिए अभी तक अमेरिका से बाहर चीन सबसे बड़ा मार्केट था, लेकिन अब कंपनी का अनुमान है कि इस साल चीन को पीछे छोड़कर भारत कंपनी का सबसे बड़ा विदेशी बाजार बन जाएगा। भारत में काम कर रही ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट और पेमेंट ऐप फोन पे पर वॉलमार्ट का मालिकाना हक है। हाल ही में वॉलमार्ट के सीएफओ जॉन डेविड रेनी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने फ्लिपकार्ट और फोन पे की टीमों से मुलाकात की थी। रेनी के मुताबिक इस मुलाकात के बाद उन्हें अंदाजा हुआ कि ये दोनों टीमें कितना जबरदस्त काम कर रही हैं। इसके साथ ही भारत के मौजूद मौकों के बारे में भी उन्हें एहसास हुआ, जो उन कंपनियों के आगे चलकर संभावित ग्रोथ की तरफ मजबूत इशारा कर रही है। यही नहीं, फ्लिपकार्ट और फोन पे का भारत में बड़ा मार्केट शेयर है। इसके बाद ही वॉलमार्ट के सीएफओ जॉन डेविड रेनी ने हाल ही में हुई एक इन्वेस्टर कॉल में भरोसा जताया कि भारत जल्द ही चीन को पीछे छोड़कर वॉलमार्ट का सबसे बड़ा विदेशी बाजार बनने को तैयार है। देश में रिटेल मार्केट में आज भी 88% हिस्सेदारी गली नुक्कड़ों पर स्थित किराना स्टोर्स की है। ऐसे में फ्लिपकार्ट समेत तमाम ई कॉमर्स कंपनियों और मॉडर्न ट्रेड स्टोर्स तक के लिए इस बाजार में विस्तार की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। भारत में बड़ी ग्रामीण आबादी और कृषि आधारित जनसंख्या होने से इन किराना स्टोर्स का दबदबा लंबे समय से कायम है। रिटेल की इसी ताकत को देखते हुए दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल चेन वॉलमार्ट ने भी 10,000 से कम आबादी वाले छोटे शहरों में काम करके शुरुआती सफलता हासिल की थी। फ्लिपकार्ट के कारोबार में जारी तेजी का असर है कि दुनिया भर की टेक कंपनियों में जारी छटनी के बीच फ्लिपकार्ट अपने 70% कर्मचारियों को इस साल इंक्रीमेंट देगी। कंपनी के इस कदम से केवल ऊपरी लेवल के 5,000 कर्मचारियों को ही इस साल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। फ्लिपकार्ट ने सभी कर्मचारियों को बता दिया है कि जो लोग ग्रेड 10 या उससे ऊपर के लेवल के हैं, उन्हें किसी तरह का इंक्रीमेंट 1 अप्रैल से शुरू होने वाली वेतन साइकिल में नहीं मिलेगा। हालांकि इन कर्मचारियों को भी बोनस, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जैसे फायदे मिलेंगे। आदित्य के राणा, आज तक। बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान को एक बार फिर धमकी मिली है और ताज्जुब नहीं है कि ये धमकी पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खास साथी और कनाडा से अपना गैंग चलाने वाले गोल्डी बराड की तरफ से आई है। हैरानी की बात यह है कि इस बार ये धमकी सलमान खान के ईमेल आईडी पर आई है और जब सलमान के मैनेजर ने उसे देखा तो उनके होश उड़ गए। बॉलीवुड के एक दबंग को एक गैंगस्टर की धमकी, फिर सलमान खान को झटका देने की धमकी।
ईमेल के जरिए भेजी गई धमकी की चिट्ठी। गोल्डी बराड़ की तरफ से भेजा गया है ईमेल। पुलिस का यह बंदोबस्त एक बार फिर चौकन्ना हो गया। मुंबई पुलिस के जवान इस वक्त बॉलीवुड के दबंग के घर की पहरेदारी के लिए तैनात किए गए। सलमान खान एक बार फिर हैरान भी हैं और परेशान भी, क्योंकि एक बार फिर उनको धमकी दी गई है और बॉलीवुड के इस भाई को धमकी देने के पीछे जो अक्ष नजर आया है वो कोई और नहीं बल्कि पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और 7 समंदर पार से पंजाब में गैंग चला रहा लॉरेंस का खास दोस्त गोल्डी बराड़ है। दरअसल सलमान खान के पर्सनल असिस्टेंट को एक ऐसा ईमेल मिला जिसे पढ़कर वो खुद पसीना पसीना हो गए। ये धमकी भरा ईमेल जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से उसके गुर्गे गोल्डी भाई उर्फ गोल्डी बराड़ की तरफ से आया। अब इस ईमेल में क्या लिखा है जरा उसकी एक बानगी देखिए। 18 मार्च को सलमान खान के मैनेजर को ईमेल आया। ईमेल में साफ साफ सलमान को धमकी दी गई। ईमेल में लिखा था, गोल्डी भाई को तेरे बॉस यानी सलमान खान से बात करनी है। इंटरव्यू देख ही लिया होगा उसने, शायद नहीं देखा हो तो बोल देना, देख ले। मैटर क्लोज करना है तो बात करवा दो, फेस टू फेस करना हो तो भी बात करा दो। अभी टाइम रहते इन्फॉर्म कर दिया है, अगली बार झटका ही देखने को मिलेगा। इस टाइम जो मार्च 18 को पिछले 2-3 दिनों में जो उनको धमकी भरा ईमेल आया उसको लेकर उनके मैनेजर प्रशांत गुंजलकर ने एफआईआर कराई बांद्रा पुलिस स्टेशन में। और अगर आपको एक और बार फिर से नजरिया दिखा दे बांद्रा बैंडस्टैंड का, यहाँ पर है और हम गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बिल्कुल बाहर है। और आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आज ज़्यादा फैंस भी नहीं हैं क्योंकि मुंबई पुलिस और उनके बॉडीगार्ड्स किसी फैंस को यहाँ खड़े नहीं रहने दे रहे। ये धमकी वाले ईमेल के बाद मुंबई पुलिस ने सबको यहाँ पर खड़े रहने से मना कर दिया है। हालांकि 3 लोगों का नाम इसमें बार बार आ रहा है, गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई और गर्ग, रोहित गर्ग, जिन्होंने ईमेल भेजा था। उन्होंने कहा कि अगर सलमान खान माफी मांगते हैं तो हम ये बात को यहीं पर जाने देंगे। इस टाइम हम लोग ने सिर्फ धमकी दी है, अगली टाइम धमकी का कोई समय नहीं होगा। ईमेल मिलते ही सलमान के मैनेजर बांद्रा पुलिस थाने पहुंचे, केस दर्ज कराया। पुलिस ने भी तुरंत सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा बढ़ा दी। वहां पुलिस की जिप्सी तैनात कर दी गई। सलमान के मैनेजर ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें 3 नाम है। पहला लॉरेंस बिश्नोई का जो जेल में बंद है, दूसरा गोल्डी बराड़ का जो कनाडा में छिपा बैठा है और तीसरा नाम है रोहित गर्ग का जिसके नाम से ये धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब सलमान खान को धमकी मिली हो। इससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे 2 बार सलमान पर हमले की साजिश रच चुके हैं। पहली बार 2019 में और दूसरी बार 2022 में। पिछली बार सलमान खान को धमकी की चिट्ठी उनके पिता सलीम खान को उस जगह मिली थी जहां वो सुबह पार्क में सैर करने जाते थे। वहीं उन्हें बेंच पर पड़ी एक चिट्ठी दी गई थी जिसमें सलमान खान को सबक सिखाने का ऐलान था। पहली कोशिश 2019। एक बार हरियाणा का गैंगस्टर और बिश्नोई का करीबी संपत नेहरा साल 2019 में मुंबई गया था और सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की रैकी की गई थी। हथियार की रेंज कम होने की वजह से प्लान टाल दिया गया था। वापस हरियाणा बड़े हथियार लेने आया था जब उसे गिरफ्तार किया गया था। दूसरी कोशिश 2022। बिश्नोई गैंग के शूटर कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ के कहने पर सलमान खान पर हमला करने मुंबई गए थे। मुंबई में कमरा किराए पर लिया। सलमान खान के फार्म हाउस की पूरी रेकी की गई। फार्म हाउस के गार्ड से शूटर ने दोस्ती कर ली थी। सलमान के हर मूवमेंट की रेकी की गई। सलमान खान के साथ भरी सुरक्षा होने की वजह से प्लान फेल हो गया था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ इसके पहले 2 बार सलमान खान पर हमले की योजना बना चुके हैं। पहली बार बिश्नोई ने हरियाणा के गैंगस्टर संपत नेहरा को मुंबई भेजा था। संपत नेहरा ने सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की कई दिनों तक रेकी की थी, लेकिन संपत नेहरा के पास जो हथियार था उसकी रेंज काफी कम थी, लिहाजा
प्लान टल गया। बाद में संपत मेहरा को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। दूसरी प्लानिंग सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के ठीक बाद रची गई थी। गोल्डी बरार ने कई शूटरों को मुंबई भेजा था। शूटरों ने सलमान खान के फार्म हाउस की प्रॉपर रेकी की थी, लेकिन सलमान खान के इर्द गिर्द सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता थी, इसलिए उस दौरान भी प्लान को टाल दिया गया। ऐसे में तीसरी धमकी को मुंबई पुलिस बेहद गंभीरता से ले रही है। बंदोबस्त भी चौकस कर दिया गया है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। दिल्ली से अरविंद ओझा और मुंबई से दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश सिंह, आज तक। सलमान खान को धमकी भरा ईमेल भेजने वाले गैंगस्टर यूं तो पहले से ही पुलिस के रडार पर है, लेकिन इस धमकी भरे ईमेल में ये बात साफ हो जाती है कि इन गैंगस्टर्स के हौसले कितने बुलंद हैं, जो पुलिस की इतनी सख्ती के बावजूद लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ये चेहरा देश के लाखों करोड़ों दिलों में बसता है। पसंदीदा और दबंग हीरो सलमान खान लाखों करोड़ों फैंस की जान में बसते हैं, लेकिन इन दिनों इस हीरो के दिल में इन दो चेहरों ने अपनी जगह बना रखी है। एक है पंजाब का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और दूसरा है उसका साथी और कनाडा में बैठकर हिंदुस्तान में गैंग चलाने वाला गोल्डी बरार। पंजाब से लेकर मुंबई तक इन दोनों के नाम की दहशत फैल चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई ऐसा गैंगस्टर है जो पिछले काफी अरसे से जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन उसकी जुर्म की हुकूमत बेधड़क चल रही है। पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही दोनों गैंगस्टर पुलिस की आंखों की किरकिरी बन चुके हैं। 30 साल का लॉरेंस बिश्नोई असल में एक पुलिस अफसर की औलाद है और चंडीगढ़ से पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई कर चुका है। उसी दौरान लॉरेंस की मुलाकात गोल्डी बरार के साथ हुई थी। छात्र राजनीति के दौरान ही लॉरेंस ने पहला कत्ल किया था। जेल में रहकर बनाया था गैंग। कत्ल की उस वारदात के बाद लॉरेंस तो पकड़ा गया, लेकिन गोल्डी बरार कनाडा भाग गया। करीब 12 साल पहले लॉरेंस उस वक्त सुर्खियों में आया था जब उसने काले हिरन के शिकार के मामले में सलमान खान को जान से मारने की पहली बार धमकी दी थी। लेकिन उसके बाद तो सिलसिला ही चल निकला। मगर पिछले साल 29 मई को सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद से गोल्डी बरार का ही नाम सबकी जुबान पर छा गया। पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आ चुकी है कि जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने वर्चुअल नंबरों से विदेश में मौजूद गोल्डी बरार से कई बार बातचीत की और सिद्धू मूसेवाला को मारने की साजिश दिल्ली के तिहाड़ जेल में रची गई। असल में सिद्धू मूसेवाला का कत्ल एक गैंग वॉर का नतीजा बताया जा रहा है। असल में साल 2021 के अगस्त में मोहाली में विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला को ठिकाने लगाने का इरादा कर लिया था और उससे दुश्मनी ठान ली थी। असल में सिद्धू मूसेवाला के पीछे पंजाब का बम्बीहा गैंग था, इसीलिए सोशल मीडिया के जरिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के अलावा गोल्डी बरार ने ली थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने सरकार और पुलिस की नाक में दम कर रखा है। वैसे तो लॉरेंस बिश्नोई पिछले 8 सालों से जेल में बंद है, लेकिन उसकी साजिशें कभी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। उधर गोल्डी बरार कनाडा से आपराधिक साजिशें रच रहा है और लगातार लॉरेंस के साथ मिलकर क्राइम सिंडिकेट चला रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार आखिर इनके आगे बौनी साबित कैसे हो रही है। हिंदुस्तान से लेकर कनाडा और कनाडा से लेकर अमेरिका के कैलिफोर्निया तक गोल्डी बरार कानून को धत्ता बताता घूम रहा था और हिंदुस्तान की पुलिस उसे पकड़ने के लिए इंटरपोल के सहारे उसकी परछाई का पीछा करती घूम रही है। लेकिन जैसे ही एक बार फिर सलमान खान को धमकी भरा ईमेल भेजने का किस्सा सामने आया, ये नाम फिर सुर्खियों में छा गया। चिराग गोठी के साथ आज तक ब्यूरो।